वेरी गुड डे एवरीबॉडी। जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 30 पर इस समय है और ये क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी पर है कि राइट टू इक्वालिटी जो अमेरिका में है और भारत में है उसमें क्या अंतर है। एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए इन इंडिया 250 वर्ड्स। तो इसमें उत्तर में ये लिखना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि 250 शब्द है तो बहुत सारा तो नहीं लिख सकते, संवैधानिक मुद्दा है, बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि जो मौलिक संविधान है अमेरिका का, जो कि 1787 में ड्राफ्ट किया गया था, उसमें राइट टू इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। 1791 में बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में रखा गया। नो डाउट कि अमेरिका पहला देश था जिसमें राइट या अधिकार एक संकल्पना को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन मौलिक संविधान में ये चीज़ वहाँ नहीं थी। दूसरी ओर भारत के मौलिक संविधान में राइट टू इक्वालिटी दिया गया था, मौलिक अधिकार भी और राइट टू इक्वालिटी भी मौलिक संविधान में दिया गया था। दूसरा जो अंतर है कि भारत में अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी पर आधारित है, समता का अधिकार, ठीक है। और भारत में राइट टू इक्वालिटी के 2 एस्पेक्ट हैं। अमेरिका में इनमें से केवल एक ही एस्पेक्ट यूज होता है, जबकि भारत में राइट टू इक्वालिटी के 2 एस्पेक्ट हैं। पहला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, या पहली इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ लीजिए, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। भारत में ये 2 चीज़ें हैं, जबकि अमेरिका में विधियों का समान संरक्षण को महत्व दिया गया है। विधि के समक्ष समानता का सीधा सा मतलब ये होता है कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं। अगर मर्डर किया गया है, चाहे वो भारत का कोई नेता है, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, विधि के समक्ष सब समान हैं, सबके लिए, ठीक ठीक है। सेक्शन 302 जो है, दफ़ा 302 ही लगाई जाएगी, ठीक। हाउ हाई एंड माइटी यू आर, द लॉ इज अबव यू। ये कानून आपसे ऊपर है और विधि के समक्ष सब समान है, ठीक है। इसे कहते हैं हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबके लिए एक ही कानून होगा, 2 कानून नहीं होंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो भारत में भी है और अमेरिका में भी है, वो ये कहता है कि इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली, कि समानों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, ठीक। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है, ठीक है, इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली, कि प्रोफेसर है तो सारे प्रोफेसरों को एक ही समान व्यवहार किया जाएगा। सब जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं सबके साथ एक जैसा, समानों के साथ समान व्यवहार, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। भारत में विधि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, जबकि अमेरिका में जो महत्वपूर्ण बात है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब कि राइट की कंसेप्ट तो हो गई, दोनों में ही है, ठीक है। हमारे यहाँ मौलिक रूप से अंतर्निहित थी। हमारा संविधान बहुत देर से बना, लेकिन उनका संविधान 1787 में बन गया था, ठीक। तो 1787 बहुत उस समय, ठीक है। और बाद में उन्होंने 1791 में बिल ऑफ राइट्स उसमें इनकॉर्पोरेट करा है। अब की अंतर क्या है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये मैंने बीच में लिखा है। In the USA, no person's life and liberty can be deprived without the following due process of law. In India, on the other hand, the life and personal liberty can be taken away only according to the procedure established by law. ठीक है। हमारे पास जो मूल अंतर है वो ये है कि वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी तो दिया गया है दोनों ही जगह, लेकिन जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं
या जो समता का अधिकार वगैरह है, जो भी अधिकार है, ये अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं, जबकि भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ये किए जाते हैं। तो तकनीकी शब्दावली है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, विधि की उपयुक्त प्रक्रिया। तो पहले ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को समझिए। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ व्यापक है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ थोड़ा सीमित है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट देखती हैं, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है तो उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ देखा जाता है। तो ये चीज़ है, समझिए उसमें 3 चीज़ें होती हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में 3 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फर्स्ट थिंग, इज देयर एनी लॉ, ठीक, विच ऑथराइज द गवर्नमेंट और द पुलिस टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि ऐसा कोई कानून है, विद्यमान है। दूसरा कि वो कानून किस विधानसभा ने बनाया है या संसद ने बनाया है, क्या संसद या विधानसभा जिसने उसको बनाया है वो उस कानून को बनाने के लिए अधिकृत है। आप जानते हैं कि भाई राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता सामान्य समय में, और संघ की सूची पर राज्य नहीं बना सकते। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र का कानून आ जाएगा तो राज्य का वो कानून अब प्रभावहीन हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो न्यायपालिका भारत में देखती है कि एक तो ये कि वो कानून है कि नहीं, दूसरा वो कानून जिस विधानसभा से पारित हुआ है या जिस विधायिका से पारित हुआ, क्या उसका क्षेत्राधिकार में वो कानून बनाना आता भी है कि नहीं, ठीक। और तीसरा कि क्या उस कानून को बनाने में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं, ठीक है। कुछ कानूनों को हम केवल लोकसभा में रखते हैं, कुछ को हम केवल राज्यसभा में रखते हैं, नहीं सिविल सेवाओं के गठन वगैरह का। तो प्रक्रिया हर कानून को बनाने की होती है। तो ये देखती है न्यायपालिका कि क्या उस कानून को बनाने में प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं, ठीक है। एक चीज़ ये भी है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये 3 चीज़ें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा कि क्या वहाँ कोई कानून है जिसके तहत व्यक्ति को निरुद्ध किया गया, टागा, मकाको वगैरह। दूसरा वो कानून जिस विधानसभा ने बनाया, क्या उसको बनाने के लिए अधिकृत थी, सक्षम थी, क्या उसके क्षेत्र कार्य में कानून बनाना आता था। और तीसरा कि क्या उस कानून को बनाने में प्रक्रिया का पूर्ण पालन हुआ कि नहीं। 3 चीज़ें, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है, विधि की उपयुक्त प्रक्रिया, वो इससे एक कदम और, ये 3 चीज़ें तो देखेंगे अमेरिका में। आप जानते हैं कि अमेरिका में जुडिशल सुप्रीमेसी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, और भारत में हमने दोनों को बैलेंस किया, न्यायपालिका को भी और संसद को भी। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो जुडिशरी को मजबूत कर देता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो संसद को एक तरह से मजबूत रखता है। तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये 3 चीज़ें तो देखी जाती कि क्या यहाँ पे कोई कानून था जिसके तहत गिरफ्तार किया गया, क्या कानून जिस विधायिका से बना उसको बनाने में अधिकृत थी, सक्षम थी कि नहीं। तीसरा कि क्या कानून को बनाने में प्रक्रिया का पूर्ण पालन हुआ कि नहीं। इनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट मिसिंग है तो व्यक्ति की गिरफ्तारी को या अधिकार के अतिक्रमण को क्या कर लेगी न्यायपालिका, उसको छोड़ देगी या उसको राहत देगी। लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका इन 3 चीज़ों को तो देखेगी कि कानून है कि नहीं, कानून जिसने पारित किया उसके लिए अधिकृत था कि नहीं, और कानून पूरी प्रक्रिया से बनाया गया कि नहीं। इसके अलावा आगे जाकर अमेरिका में न्यायपालिका ये देखेगी क्या कानून अच्छा है भी कि नहीं, रीजनेबल भी है, फेयर है कि नहीं। भारत में तो ये सुप्रीम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कि कुछ भी कानून बना दे उसके कंटेंट पर, ठीक, जुडिशरी कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। केवल ये देख सकती है जुडिशरी कि वो मौलिक अधिकारों का हनन अतिक्रमण तो नहीं कर रहा, कानून क्या है क्या नहीं है उस पर नहीं। लेकिन अमेरिका में ये भी देखा जाएगा कि वो कानून रीजनेबल है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, ठीक है। तो भारत में केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता या इक्वालिटी वगैरह के जो भी राइट्स हैं उनको हम ले सकते हैं, सरकार छीन सकती है। बट अमेरिका में विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के द्वारा ही, के पालन के द्वारा ही अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक, ये अंतर है। तो अब मैं पढ़ दे रहा हूँ कि यह मेजर एम्फेसिस ऑन सिविल एंड
The American incorporated the Bill of Rights in their constitution in the year 1791 in the form of the 10th Amendment, and American were the first to give the Bill of Rights a constitutional status. Concept of equal protection of law, equal treatment under equal circumstances, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों अवेलेबल है, ठीक है। मेजर एम्फेसिस ऑन सिविल एंड लीगल लिबर्टीज, इक्वालिटी। अमेरिका में नागरिक और कानूनी जो समानता है उस पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में सामाजिक आर्थिक समानता के साथ साथ नागरिक और कानूनी समानता पे बल दिया जाता है। यानी कि भारत में जो इक्वालिटी की कंसेप्ट है वो अमेरिका से ज़्यादा व्यापक कह सकते हैं। देन इन यूएस अफर्मेटिव एक्शन इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन which attempt to compensate them for being denied opportunity of advancement। के अतीत में ठीक जो हब्सी हैं, काले हैं, या वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, या जो वहाँ पे आपके वुमेंस हैं, उनको एक तरह का अधिमान व्यवहार देने के लिए वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की कंसेप्ट है। भारत में भी है, भारत में, लेकिन मेन बात क्या है कि अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें भेदभाव को रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16, ठीक 15 और 17 जो है, 15 और 17 जो है वो भेदभाव, अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए पहले ही संविधान में रखे गए थे। अमेरिका के मौलिक संविधान में भेदभाव को दूर करने वाला कोई अनुच्छेद नहीं है। बाद में कानून वगैरह लाए हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में भारत में तो भेदभाव ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 15 और 17 है। बाद में अनटचेबिलिटी एक्ट भी लाया गया है भेदभाव को। तो भारत में जो राइट टू इक्वालिटी है वो अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि अमेरिका का संविधान केवल सिविल और लीगल इक्वालिटी को पर बल देता है, जबकि भारत जो है सोशो इकोनॉमिक और सिविल और लीगल इन सभी इक्वालिटीज़ पे बल देता है, ठीक है। जो मूल अंतर मैंने बताया वो भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी ये चीज़ पूछ सकते हैं, मैं और व्यापक ढंग से आपको ये समझा दूंगा। थैंक यू।